स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने एक YouTube के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपसे यस या नो का ओपिनियन पोल माना था कि हम इस साल 2020-21 सेशन के अंदर अक्टूबर से लेकर और नेक्स्ट मई तक क्या हम 12th क्लास और नीट के लिए बैच स्टार्ट करें या नहीं करें, लाइव बैच। तो आप लोग जितना पोल करेंगे, जितना ज़्यादा पोल करेंगे, जितना मेरे पास में रिस्पॉन्स आएगा, तो ही मैं आप उस बैच को पर्टिकुलरली चालू कर पाऊंगा। तो आप लोग, फ़ोन नंबर आपके पास में अवेलेबल है, आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट मैसेज कीजिए या कॉल करके हमें बताइए, तो मुझे आइडिया लग पाएगा कि मुझे बैच चालू करना है या नहीं करना है। अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और जो भी कुछ आप व्हाट्सएप के अंदर टेक्स्ट मैसेज लिख रहे हैं उसमें अपना नाम और अपना मीडियम और आप अपनी क्लास जरूर लिख कर भेजें कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। वैसे हम लोग अभी पर्टिकुलरली अभी के लिए क्लास 12th बोर्ड्स प्लस उससे रिलेटेड जो नीट एग्जामिनेशन के अंदर कोर्स है वो हम लोग डील कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों के अंदर जो हमारे पास में बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है कि आप हमें 11th फाउंडेशन कोर्स या टीजीटी या आरपीएससी इस तरीके के कोर्सेज भी चालू करें, सीएसआईआर नेट वगैरह के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है। तो हम लोग आने वाले साल के अंदर 2021-22 सेशन के अंदर उन सब कोर्स को हम लोग चालू करेंगे। सो हैव पेशेंस एंड वी विल स्टार्ट। सो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। देखिए, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर तो सभी को मालूम है, क्लियर। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर लगभग सभी को आता है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है बच्चों को वो ये आती है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि उसके बारे में जानकारी कम है या कहीं जानकारी है भी तो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है। एनसीईआरटी में तो बिल्कुल भी एंटीबॉडीज के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर रखा है और कभी कभी एंटीबॉडीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। मैं आपको बता दूं एंटीबॉडीज 5 टाइप्स की होती है ना। IgA, IgD, IgE, IgE, IgG और IgM। क्लियर। एंटीबॉडीज कितने टाइप्स की है? 5 टाइप्स की है। ADEGM ऐसे याद रखिए, ADEGM। वापस से बोल रहा हूं, ADEGM। ये IG क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। बेसिकली क्या है? IG का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं इसे, वी कॉल इट एज इम्यूनोग्लोबुलिन। IG शॉर्ट एब्रिविएशन है इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये 5 टाइप्स की है। मैं आज की वीडियो के अंदर पूरा आपको डिटेल में इन एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहला जो है वो है IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी। IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी के लिए ये जान लीजिए कि दीज आर द सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट एंटीबॉडीज। दीज आर द सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट एंटीबॉडीज। सेकंड प्रिवेलेंट का मतलब क्या होता है? मतलब 5 प्रकार की जो एंटीबॉडीज है उनमें से सबसे ज्यादा मात्रा में जो एंटीबॉडीज पाई जाती है वो तो आप सब जानते होंगे। 80% मात्रा के अंदर जो एंटीबॉडीज पाई जाती है वो कौन सी है? IgG टाइप की है। सबसे ज्यादा जो होती है वो तो ये होती है। लेकिन IgG टाइप के बाद में यदि सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर यदि कोई है तो वो कौन है? IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो इसीलिए तो लिखा है सेकंड मोस्ट प्रीवेलेंट एंटीबॉडी। मतलब IgG टाइप की एंटीबॉडी के बाद में यदि सबसे ज्यादा अबेंडेंट क्वांटिटी के अंदर है तो वो कौन है? IgA टाइप है। अच्छा, याद रखना इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 10 to 15% ऑफ द टोटल एंटीबॉडीज। आर यू गेटिंग? जो सीरम के अंदर जो ब्लड सीरम के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है, राइट, उसकी परसेंटेज IgA टाइप का जो परसेंटेज है उसमें वो कितना है? 10 to 15% है, 10 से 15%। और आप IgG जो है वो कितना है? 80%। बाकी सब आप देखोगे कि कम परसेंटेज के अंदर होगी। आर यू गेटिंग? अब ये मेनली कहां पर मिलती है? IgA टाइप की एंटीबॉडीज मेनली कहां पर मिलती है?
तो दे आर फाउंड इन सेवरल सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी। शरीर के जो अलग अलग प्रकार के स्रावन है उनमें ये मिलती है, जैसे कि ये लार के अंदर, सलाइवा के अंदर मिलती है, सलाइवा सिक्रेशन के अंदर मिलती है। टीयर्स यानी कि अश्रुओं का जो आपके स्रावन होता है उसमें ये मिलती है। स्वेट, पसीने के साथ में, पसीने के अंदर भी ये पाई जाती है। म्यूकस यानी कि श्लेष्म, इनमें भी पाई जाती है। तो ये जो है वो मेनली सिक्रीशंस जो होते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर ये पाई जाती है। वापस से बोल रहा हूँ, सलाइवा के अंदर पाई जाती है, टीयर्स में पाई जाती है, स्वेट के अंदर पाई जाती है और म्यूकस के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अब दूसरी चीज और ये कहाँ पर पाई जाती है, दे आर ऑल्सो फाउंड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस मतलब जठर आंत्रीय जो स्त्रावन होते हैं, जठर आंत्रीय स्त्रावन जितने भी होते हैं, जो कुछ भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होते हैं, उनके अंदर भी IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी पाई जाती है। और आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जितने भी सिक्रीशंस है उसमें पाई जा रही है, इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिक्रीटरी एंटीबॉडी, स्त्रावी प्रतिरक्षी, है ना, यानी कि सिक्रीटरी एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसमें पाई जाती है, सिक्रीशंस के अंदर पाई जाती है। एक और चीज, आप लोग जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो आप सब जानते हो कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है प्रसव के बाद में, राइट, जब प्रसव के द्वारा माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस नवजात शिशु को पोषण की आवश्यकता पड़ती है। और वो पोषण जो है वो माँ किस रूप में लेती है, कोलोस्ट्रम के रूप में लेती है। माँ का जो पहला दूध होता है, जो गाढ़े पीले रंग का जो दूध होता है, जिसको कि हम नव दुग्ध या खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो कोलोस्ट्रम के अंदर भी IgA टाइप की क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन सा क्वेश्चन है कि मदर मिल्क के अंदर, फर्स्ट मदर मिल्क जिसको कि हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मदर मिल्क, नव दुग्ध है, तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। कई बार ये कॉमन सा प्रश्न पूछा भी गया है। तो यदि आपसे पूछे कि कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आप कहोगे IgA टाइप की, क्या कहेंगे, IgA टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाती है। ठीक है। तो अब आप देख लो, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का सिक्रीशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन है, सलाइवा, टीयर, स्वेट, म्यूकस, ये सब सिक्रीशन है। इसीलिए इनको हम मिलाकर क्या कह देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिक्रीटरी एंटीबॉडीज। इनको हम क्या कहते हैं, सिक्रीटरी एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये कम मात्रा में रक्त व लसिका में भी उपस्थित होती है, बहुत कम मात्रा में, है ना। ज्यादातर तो ये कहां पर पाई जाती है, सीरम के अंदर पाई जाती है एंटीबॉडीज, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये ब्लड और लिम्फ के अंदर भी पाई जाती है। ये बहुत कम मात्रा में ब्लड और लिम्फ के अंदर भी पाई जाती है। और यदि इसकी संरचना देखें तो डाइमर होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, डाइमर। ये देखो, ये एक मोनोमर बना रखा है, ये एक मोनोमर बना रखा है, और दोनों जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, जॉइनिंग चेन के द्वारा। जे चेन का मतलब होता है जॉइनिंग चेन, जे चेन, ये एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड है, ये एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन है। और इसमें एक प्रोटीन कंपोनेंट भी मिलता है। इस प्रोटीन कंपोनेंट को हम स्त्रावी कंपोनेंट या स्त्रावी घटक भी कहते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें एक्स्ट्रा है, एक तो एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड जे चेन है और एक प्रोटीन कंपोनेंट है जो कि सिक्रेटरी कंपोनेंट कहलाता है, जो कि सिक्रेटरी कंपोनेंट कहलाता है। आप देख रहे होंगे कि मोनोमर स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे अभी मैं आपको IgD टाइप की एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, मोनोमर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, मोनोमर है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाइमर होता है ना। थोड़ा सा डेप्थ में जाकर बताऊं मैं आपको, तो वैसे तो IgA टाइप की एंटीबॉडीज दो फॉर्म्स के अंदर पाई जाती है, मोनोमर फॉर्म और डाइमर फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हमेशा डाइमर फॉर्म में पाई जाती है, थोड़ा सा गहराई में जाके बता रहा हूँ आपको। क्या कहा मैंने, इसका दो तरीके की IgA टाइप की क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है, राइट। कौन सी, एक मोनोमर और एक डाइमर। लेकिन जो ज्यादा प्रीवेलेंट स्वरूप है, जो ज्यादा पाया जाने वाला जो स्वरूप है, राइट, वो कौन है, डाइमर है। तो हमेशा ध्यान रखना इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाइमर। अच्छा, एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, एंटीबॉडीज जो होती है या तो मोनोमर हो सकती है, डाइमर हो सकती है, पेंटामर हो सकती है। आज की क्लास में आपको ये तीनों ही रूप देखने को मिलेंगे। क्या कहा मैंने, जो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर होता है वो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, मोनोमर। आज मैं लास्ट में बताऊंगा अभी आपको क्लास के अंदर। तो मोनोमर, डाइमर और पेंटामर, क्या कहा मैंने,
एंटीबॉडीज के 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, मोनोमर, डाइमर और पेंटामर। मोनोमर, डाइमर, वापस से बोल रहा हूँ, कौन सा, मोनोमर, डाइमर और पेंटामर। यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर कभी कोई पूछे कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो कि डाइमर स्वरूप के अंदर पाई जाती है, तो आंख बंद करके लिख दीजिए IgA प्रकार की। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज होती है, ये जो एंटीबॉडीज होती है, ये कभी भी प्लेसेंटा द्वारा ट्रांसफर नहीं होती। मतलब प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये मदर से, राइट, मतलब कि ये मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। नो, प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर जो होती है वो कौन सी होती है, IgG टाइप की एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है। प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा के द्वारा जो ट्रांसफर होती है मदर से बच्चे के अंदर, वो IgG टाइप की। यहां पर भी ट्रांसफर हो सकती थी, लेकिन ये तो दूध के सहारे जा रही है ना। तो लेकिन एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटा के द्वारा कभी भी नवजात के अंदर या बच्चे के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये क्लियर है, ये डाइमर होती है इनका स्ट्रक्चर, और ये कभी भी प्लेसेंटा के द्वारा स्त्रावित नहीं, मतलब आगे ट्रांसफर नहीं होती है। क्लियर। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां से। देखिए, सबसे पहली जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, म्यूकस झिल्ली। म्यूकस झिल्ली तो समझते हैं, शरीर के कई सारे अंग हैं जिनको घेरे हुए म्यूकस झिल्ली है ना, जैसे कि नोज है या लंग्स के अंदर है। ठीक है, बहुत जगह पे म्यूकस झिल्ली। तो ये फंक्शन क्या, म्यूकस झिल्ली व शरीर की बाह्य सतह की सुरक्षा, इनका मुख्य काम क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन की सुरक्षा। शरीर के बहुत सारे भाग है जहां पर की म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो इनका जो मुख्य काम है वो है एक तो म्यूकस झिल्ली की प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। व्हाट इज देयर रोल, दे आर हैविंग द रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आल्सो प्रोटेक्टिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी कि म्यूकस झिल्ली को और शरीर की बाह्य सतह की क्या करती है, सुरक्षा करती है। वापस से बोल रहा हूँ, ये म्यूकस झिल्ली वो शरीर की बाह्य सतह की क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। नंबर 2, प्रोवाइड लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन इन एक्सटर्नल सिक्रीशंस, जैसे कि टीयर्स, आंतरिक स्त्रावन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। प्रोवाइड लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन इन एक्सटर्नल सिक्रीशंस, मतलब ये शरीर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इट प्रोवाइड्स लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन इन एक्सटर्नल सिक्रीशंस, टीयर, आंतरिक स्त्रावन आदि में अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस, मतलब बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया और वायरसेस यानी कि जीवाणुओं और विषाणुओं के अगेंस्ट ये शरीर को क्या देती है, प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और ये प्रोटेक्शन कैसे देगी, बिकॉज दे आर फाउंड इन द एक्सटर्नल सिक्रीशंस, ये जितने भी शरीर के बाहर निकलने वाले जो सिक्रीशंस है उनके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स लोकलाइज्ड प्रोटेक्शन इन एक्सटर्नल सिक्रीशंस, मतलब ये सिक्रीशंस जितने भी शरीर के सिक्रीशंस है, सलाइवा, टीयर, स्वेट, म्यूकस, उनमें ये पाई जाती है। तो इन स्त्रावनों के द्वारा क्योंकि इनके अंदर IgA टाइप की एंटीबॉडीज है, तो हमको इनके द्वारा लोकलाइज्ड सुरक्षा मिलती है। किसके द्वारा, बैक्टीरिया और वायरसेस से, अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट हमको सुरक्षा मिलती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजेंस, ये भी एक देखो, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजेंस, शरीर के अंदर कई सारे जो रोगजनक होते हैं, पैथोजेंस का मतलब होता है रोगजनक, जो आप इनहेल कर लेते हो, इंजेस्ट कर लेते हो, इनहेल कर लेते हो, शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो कई सारे रोगजनक ऐसे हैं जो इनहेलेशन से या इंजेक्शन से, अंतर्ग्रहण से, या आप इनहेल कोई चीज जब आप अंदर लेते हो तो उसके द्वारा ये शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो उन शरीर के अंदर जब ये पैथोजेंस पहुंच जाएंगे तो रोगग्रस्त कर सकते हैं शरीर को। तो उनसे ये जो IgA टाइप की एंटीबॉडीज है वो क्या देती है, सुरक्षा। जैसे मान लीजिए आपने कोई फूड खाया और उसके साथ में कोई बैक्टीरिया जो है वो आपके शरीर के अंदर चला गया, ठीक है, तो अब आपके शरीर के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर, अब मान लीजिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेशन हो रहा है, तो उस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेशन के अंदर क्या है, IgA टाइप की एंटीबॉडीज है, तो वो उस पैथोजन को जो आपने इंजेस्ट करके भोजन के साथ में आपके साथ में चला गया उसको वो क्या कर देगी, किल कर देगी। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजन, इनहेल के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा जो रोगजनक आपके शरीर के अंदर पहुंच गया है उसको सुरक्षा देने का क्या करती है, काम करती है। इतना ही नहीं, कोलोस्ट्रम, आपको मालूम है कोलोस्ट्रम इज फर्स्ट मदर मिल्क या नवदुग्ध या खीस में आपको मालूम है कि IgA टाइप की एंटीबॉडीज है, तो गिव्स इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, तो नवजात शिशु को कई सारे रोगजनकों से सुरक्षा देने का काम जो है वो यही एंटीबॉडीज करती है। आर यू गेटिंग और नॉट? अच्छा, अब एक चीज और मैंने लिखी हुई है लास्ट में कि तनाव के दौरान इनका स्तर शरीर में घट जाता है। जब आप तनाव में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं
तो इनका स्तर शरीर में घट जाता है, जिसके कारण संक्रमणों के प्रति शरीर की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। याद रखना, तो तनाव अच्छा नहीं है। वैसे भी तनाव लेना भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा यदि तनाव लेंगे तो तनाव लेने पर भी आपके शरीर की प्रतिरक्षा क्या हो रही, घट रही है। आज आपने क्या सीखा, ज़्यादा तनाव लोगे तो आपकी प्रतिरक्षा शरीर की घटेगी। आर यू गेटिंग? तो तनाव के दौरान इनका स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है। आर यू गेटिंग? कोविड के कारण कई लोगों ने क्या ले लिया, तनाव ले लिया। घर पर बैठे बैठे कई लोगों ने स्ट्रेस ले लिया, तनाव ले लिया, और उल्टा तनाव के कारण और उनकी इम्यूनिटी क्या हो गई, घट गई। और इम्यूनिटी घटेगी तो फिर वो तो अटैक करेगा ही, ठीक है। तो याद रखना, तनाव के दौरान इनका स्तर IgA टाइप की जो एंटीबॉडीज है इनका स्तर घट जाएगा, जिसके कारण शरीर के अंदर जो संक्रमणों के प्रति जो प्रतिरोधकता है, जो रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, तनाव नहीं लेना है। तनाव से भी प्रतिरक्षा कम होती है, ये आज हम लोग सीख रहे हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन, और वो है IgD टाइप की। ये एंटीबॉडीज जो है इनका कोई खास रोल नहीं है अभी तक, इनका पूरा रियल फंक्शन क्या है अभी तक तो ये भी ज्ञात नहीं है। लेकिन जितनी भी जानकारी ज्ञात है उसके आधार पर यदि हम कहें तो IgD टाइप की जो एंटीबॉडीज है, दूसरे प्रकार की एंटीबॉडी पढ़ा रहा हूँ ये वाली, ये कहां पर पाई जाती है, दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स, राइट। दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स। आप समझते हो ना, बी सेल्स क्या है, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स से कंफ्यूजन नहीं करना है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स समझ में आ रहा है ना। तो दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स, या आप लिम्फोसाइट्स भी कह सकते हो। दे आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, या बी सेल्स एज एंटीजन रिसेप्टर। ये एक प्रतिजन ग्राही के समान, मतलब प्रतिजन को ग्रहण करेगी। तो ये प्रतिजन ग्राही के समान, एक एंटीजन रिसेप्टर के समान कहां पर पाई जाती है बेटा, बी सेल्स के ऊपर, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ये पाई जाती है। और इनका परसेंटेज देखो बहुत कम है। कितना है, केवल मात्र 0.2%। दे आर फाउंड इन 0.2% ऑफ द टोटल एंटीबॉडी। जितनी भी एंटीबॉडीज है उनमें से, जितनी भी एंटीबॉडीज है उसमें से इसकी मात्रा जो है, कुल जितनी भी एंटीबॉडीज है उसमें से इसकी मात्रा कितनी है, 0.2% के करीब है। फंक्शन क्या करती है, ये बी सेल्स को एंटीजन की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसके ऊपर क्या है, एंटीजन ग्राही है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, मैंने क्या कहा है, फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स एज एंटीजन रिसेप्टर। मतलब ये बी सेल्स के ऊपर एक एंटीजन रिसेप्टर की तरह क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल एज एंटीजन रिसेप्टर, मतलब ये एंटीजन रिसेप्टर की तरह काम करेगी। तो ये बी सेल्स पर क्या करती है, बी सेल्स को एंटीजन की पहचान करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। यही इनका बस महत्वपूर्ण कार्य है। जो कुछ भी इनका कार्य वो क्या है कि ये बी सेल्स को एंटीजन की पहचान करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। वापस से बोल रहा हूँ, ये बी सेल्स को एंटीजन की पहचान करने के लिए, ये बी सेल्स को एंटीजन की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है। ये बी सेल्स को एंटीजन की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब बी सेल्स इन एंटीबॉडीज के कारण, क्योंकि बी सेल्स की सरफेस के ऊपर है, तो बी सेल्स इन एंटीबॉडीज के कारण क्या करती है, प्रतिजन की, यानी कि एंटीजन की क्या कर लेती है, पहचान कर लेती है। क्लियर है? और पहचान कर लेगी तो नेचुरल है कि फिर उसको किल करने की कोशिश करेगी। ये एंटीबॉडीज भी प्लेसेंटा द्वारा ट्रांसफर नहीं होती है। याद रखना, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाई है, IgA टाइप पढ़ाया और IgD पढ़ाया, दोनों के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कभी भी प्लेसेंटा के द्वारा स्थान ट्रांसफर नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मदर से ये बच्चे के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा चली जाएगी। नो, चाहे तो आप IgA टाइप की एंटीबॉडी देख लो या IgD टाइप की एंटीबॉडी देख लीजिए, ये कभी भी प्लेसेंटा से पास ट्रांसफर नहीं होती है। और यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर इन IgA टाइप से इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। आपने देखा था इनका स्ट्रक्चर डाइमर था, ये और ये डाइमर था, ठीक है। लेकिन यहां पर जो स्ट्रक्चर है इनका IgD टाइप का, वो कैसा है, मोनोमर स्ट्रक्चर है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, मोनोमर है। क्लियर? तो दो एंटीबॉडीज हो गई। अब तीसरे टाइप की एंटीबॉडीज आ रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने अक्सर देखा है कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और नेक्स्ट जो एंटीबॉडी आ रही है वो है अपनी IgE टाइप की। अब देखो जो नेक्स्ट आ रहा है वो कौन सा, थर्ड टाइप की एंटीबॉडी आ रही है एंड दैट इज नोन एज द IgE टाइप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज है। हाँ, वो बात अलग है कि ये सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज है। याद रखना, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है,
सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? IgG टाइप, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, फाउंड इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटी। और कितना? 0.05%। कितना? केवल और केवल 0.05%, राइट। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? वही चीज, इट्स स्ट्रक्चर इज मोनोमर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मोनोमर है, ठीक है। वही चीज जैसा अभी चल रहा था ना, केवल डाइमर तो कहां पर था? सबसे पहले IgA टाइप के अंदर, ठीक है। अभी यहां पर कैसा है? वापस से मोनोमर है। नाउ ये जो IgE टाइप की जो एंटीबॉडीज है, ये किससे बाउंड रहती है? तो ये बाउंड रहती है, ये आपने सुना भी होगा, दे आर बाउंडेड टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स। ये बाउंडेड रहती है किससे? मास्ट सेल से और बेसोफिल सेल से। क्या रहती है? बाउंडेड रहती है, जुड़ाव रहता है इनका। और आप जानते हैं कि मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स वगैरह जो है वो क्या करेगी? हिस्टामिन्स वगैरह क्या क्या करेगी? स्रावन करेगी। तो कहने का मतलब है IgE टाइप की जो एंटीबॉडीज होती है वो शरीर के अंदर मिलने वाली मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स से जुड़ी रहती है। और इन सेल्स को ये क्या करती है? इन्हें हिस्टामिन स्रावित करने के लिए क्या करेगी? प्रेरित करेगी। इन्हें हिस्टामिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगी। और आप सब जानते हो कि हिस्टामिन शरीर के अंदर कब स्रावित होते हैं? हिस्टामिन सिक्रीट होते हैं जब बॉडी के अंदर एलर्जी होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो है इट इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जी। IgE टाइप की एंटीबॉडीज का सीधा सीधा संबंध किससे है? एलर्जी से। क्योंकि हमको जब भी एलर्जी हो जाती है तो क्या होती है? क्या स्रावित होती है हमारे अंदर? हिस्टामिन स्रावित होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एलर्जी होती है तो शरीर के ऊपर फफोले हो जाते हैं, वो हिस्टामिन के स्रावन से हुए। तो इट इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जी। IgE टाइप की एंटीबॉडीज का सीधा सीधा संबंध एलर्जिक रिएक्शन से एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। आप जानते हो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? अति संवेदनशीलता। यदि कोई पूछे कि एलर्जी क्या है, तो एलर्जी इज नथिंग, इट इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम की एक अति संवेदनशीलता है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम से संबंधित है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से संबंधित है। या मैं कह सकता हूँ ये एलर्जी से क्या होती है? संबंधित होती है। क्लियर? ये एलर्जी से संबंधित है। अब यहाँ पर देखो कुछ और भी लिखा हुआ है, ना केवल ये एलर्जी से संबंधित है, ये परजीवियों के प्रति भी सुरक्षा देती है। ये शरीर को पैथोजेंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देती है। परजीवियों के अगेंस्ट भी ये हमारे शरीर को सुरक्षा देने का काम करती है। एंड इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर थ्रू द प्लेसेंटा। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर टू द प्लेसेंटा। मतलब कि ये वाली जो एंटीबॉडीज है IgE टाइप की, जो एलर्जिक रिएक्शंस के वक्त में सिक्रेट होती है, ये भी प्लेसेंटा से पास नहीं होती है। मतलब ये भी मदर से फीटस के अंदर नहीं जाएगी। क्लियर है? अब आ जाते हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण एंटीबॉडीज। आगे की जो दो एंटीबॉडीज आ रही है, एक तो है IgG टाइप और एक आ रही है IgM टाइप। दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखो, सबसे पहली बात तो वो मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी, शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज, 80% ऑफ द टोटल एंटीबॉडीज, जितने भी शरीर के अंदर एंटीबॉडीज है उनमें से 80% एंटीबॉडीज कौन है? IgG टाइप है। एंड कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है? तो दे आर फाउंड इन ब्लड, दे आर फाउंड इन लिम्फ, दे आर फाउंड इन इंटेस्टाइन। कहाँ कहाँ पर? ये रक्त में पाई जाती है, लसिका के अंदर पाई जाती है और आंत के अंदर पाई जाती है। और इनका काम क्या है? इट इज द एंटीबॉडी विच इज ट्रांसफर टू द प्लेसेंटा। एक चीज याद रखना, अभी तक आपने जो तीनों प्रकार की एंटीबॉडीज पढ़ी है, IgA, IgD, IgE, राइट, आपने जितने भी पढ़ी है वो कोई भी प्लेसेंटा के थ्रू पास नहीं हो रही थी। लेकिन इट इज द एंटीबॉडी विच इज ट्रांसफर टू द प्लेसेंटा। मतलब ये प्लेसेंटा से होते हुए मां से कहां पर चली जाती है? फीटस के अंदर चली जाती है, एम्ब्रियो के अंदर चली जाती है। तो इट इज द एंटीबॉडी विच इज ट्रांसफर टू द प्लेसेंटा। ये पॉइंट पहली बार हमने पढ़ा है। इट इज द ओनली एंटीबॉडी विच इज पास्ड थ्रू द प्लेसेंटा। अब इनका काम क्या है? उस काम को जानने के पहले इनका स्ट्रक्चर देख लो। इनका स्ट्रक्चर भी कैसा है? मोनोमर है। सामने दिख रहा है कैसा है ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर? कैसा है ये? मोनोमर टाइप का स्ट्रक्चर है। डाइमर कहां पर पढ़ा था अपन ने? IG सबसे पहला, राइट, IgA टाइप, ADEGM पढ़ रहे ना हम। तो सबसे पहली जो टाइप की एंटीबॉडीज थी उसमें डाइमर था। अब यहाँ पर तो वापस से मोनोमर है। अब ये क्या है? फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अब किताबों में ये पॉइंट लिखा हुआ है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये आखिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता क्या है। इसको ध्यान से समझो। IgG टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज, ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज व फेगोसाइटिक सेल्स की क्षमता को बढ़ाना, राइट। इनका काम क्या है? आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज का काम क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि ये एंटीबॉडीज व फेगोसाइटिक सेल समझते हो? भक्षणकारी कोशिकाएं जो जीवाणुओं का भक्षण करती है। तो ये एंटीबॉडीज व फेगोसाइटिक सेल्स की क्षमता को बढ़ाने का क्या करती है? काम करती है। एंटीबॉडीज व फेगोसाइटिक सेल्स की क्षमता को बढ़ाना ही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है। तो आईजीजी टाइप जो है वो हमारे शरीर के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करती है। एंटीबॉडीज और फेगोसाइटिक सेल्स की एक्टिविटी को ये क्या कर देती है? क्षमता को बढ़ा देती है, ताकि सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सके और शरीर की डैमेज सेल्स को भी हटाया जा सके। वापिस से बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज शरीर के अंदर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करती है, अर्थात एंटीबॉडीज को और फेगोसाइटिक सेल्स की क्षमता को बढ़ाती है, ताकि वे सूक्ष्म जीवों को क्या कर सके? नष्ट कर सके, उनका भक्षण कर सके। और साथ के साथ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के अंदर शरीर की डैमेज्ड सेल्स को भी क्लियर किया जाता है, शरीर की डैमेज सेल्स को भी क्या किया जाता है? हटाया जाता है। और न केवल इतना सा, ये जो आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज है ये क्या करती है? जब इनको एक्टिवेशन कर देगी, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगा, शरीर की एंटीबॉडीज और फेगोसाइटिक सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, तो वो अटैक करेगी किसके ऊपर? पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, पैथोजन मतलब रोगजनक की कोशिका झिल्ली के ऊपर भी ये जो सेल्स है वो क्या करेगी? एक्ट करेगी। क्लियर है? ये फेगोसाइटोसिस को प्रेरित कर जीवाणु विषाणु से सुरक्षा देती है। मतलब ये क्या करती है? फेगोसाइटोसिस को प्रेरित कर, मतलब भक्षण की क्रिया को प्रेरित कर। फेगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फमेंट ऑफ द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस, उनको फेगोसाइटोसिस की एक्टिविटी को प्रेरित कर जीवाणु और विषाणु को नष्ट करने का क्या करती है? काम करती है। इट गिव्स इम्यून प्रोटेक्शन टू द न्यूबॉर्न्स। अब आप देखो, इसका एक खास काम ये है कि ये न्यूबॉर्न्स जो नवजात शिशु होते हैं उनको ये इम्यून प्रोटेक्शन देने का काम करती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है दीज आर द एंटीबॉडीज विच आर पास्ड थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू द फीटस। तो ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का काम करती है। समझ में आ गया ना? फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है उनकी क्षमता को बढ़ाती है, ताकि बैक्टीरिया और वायरसेस को फेगोसाइटिसिस की एक्टिविटी के द्वारा उनका भक्षण किया जा सके, शरीर की डैमेज सेल्स को हटाया जा सके, पैथोजेंस की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जा सके, है ना। ये सब इसके काम है। क्लियर? और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को, ये जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको इम्यून प्रोटेक्शन यानी कि उनको सुरक्षा देने का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि ये पास होती है कहाँ से? पास कहाँ से होगी? ये प्लेसेंटा से पास होगी, मतलब मदर से ये एंटीबॉडीज कहाँ पर चली जाएगी? फीटस के अंदर चली जाएगी। आर यू गेटिंग? तो ये तो अभी मैंने 4 प्रकार की पढ़ा दी, IgA, IgD, IgE, IgG। अब आ जाते हैं लास्ट टाइप की एंटीबॉडी, और वो कौन सी? IgM टाइप। IgM टाइप भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बच्चों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि IgA तो आपके कोर्स में भी आती है, IgE आती है, IgG पढ़ लेते हो, IgM पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर IgM प्रकार की एंटीबॉडीज को भी अपने पढ़ रहे हैं। अभी हम आते हैं लास्ट एंटीबॉडी के ऊपर, और वो है IgM टाइप। IgM इम्यूनोग्लोबुलिन M टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट IgG टाइप की उतनी इंपॉर्टेंट ये भी है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट इज 5 to 10% ऑफ ऑल द एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड। मतलब ब्लड के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज है उसमें से इनका परसेंटेज कितना है? 5 to 10% है। अब खास बात क्या है कि इनके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये पहली बार ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है कि इनका स्ट्रक्चर पेंटामर विद जे चेन, जॉइनिंग चेन। पेंटामर विद जे चेन। पेंटामर क्यों है? ये देखो, पेंटामर इसलिए है, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। 1 था तो मोनोमर था, 2 थे तो डाइमर थे। आपने मोनोमर भी पढ़ा, डाइमर भी पढ़ा। ये पेंटामर है, और इसके अंदर एक एडिशनल चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं? जे चेन कह रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पेंटामर विथ जे चेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पेंटामर है। फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? प्रतिजन या फॉरेन एजेंट। शरीर के अंदर जैसे ही एंटीजन प्रवेश करता है तो सबसे पहले यदि कोई एंटीबॉडी जनरेट होती है तो वो कौन है? दैट इज नोन एज द IgM टाइप। तभी तो कहते हैं ये हमारी बॉडी का
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब प्रथम पंक्ति की सुरक्षा यदि कोई है तो वो कौन है? ये है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेट होती है कोई भी एंटीजन जैसे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। तो व्हेन एनी एंटीजन एंटर्स द बॉडी, तो सबसे पहले यदि कोई प्रतिरक्षी बनती है तो वो कौन है? ये है। दूसरी सबसे खास बात, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी। देखिए सबसे ज्यादा मात्रा पूछे तो कहोगे IgG टाइप, और यदि सबसे बड़ी यदि एंटीबॉडी पूछे तो वो कौन? लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन है? दैट इज IgM टाइप पे। देखो ना आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर भी पेंटामर है, ठीक है। तो लार्जेस्ट एंटीबॉडी, अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द फीटस। भ्रूण के द्वारा यदि कोई सबसे पहली एंटीबॉडी यदि कोई जनरेट होती है तो वो कौन है? ये वाली है। भ्रूण के अंदर ही जनरेट हो जाती है, मतलब सबसे पहली एंटीबॉडी यदि कोई फीटस के अंदर यदि कोई जनरेट होती है, सिंथेसाइज होती है, संश्लेषित होती है, तो वो कौन है? ये है। मतलब ये भ्रूण के अंदर क्या हो जाती है? संश्लेषित हो जाती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ब्लड और लिम्फ के अंदर, रक्त और लसिका के अंदर पाई जाती है। फंक्शन क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन है, इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया कहते हैं। मतलब जीवाणु के प्रति प्रथम सुरक्षा पंक्ति यदि कोई है तो वो कौन है? ये IgM है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन अभी मैंने पूरा वो फेगोसाइटोसिस वाला है ना, वो पूरा बताया था आपको। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करने का काम किसका था? IgG टाइप का था। और यही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का जो कार्य है वो IgM टाइप का भी है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? पेंटामर विद एक्स्ट्रा J चेन यानी कि ज्वाइनिंग चेन। क्लियर? ये थी IgM टाइप की। तो ये तो बच्चों थी 5 टाइप की एंटीबॉडीज, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM टाइप। ये पांचों एंटीबॉडीज आपको मालूम होनी चाहिए। और लास्ट में मैंने इसको चाहता तो पहले भी बता सकता था, लेकिन पहले मैंने फोकस किया जो ज़्यादा चीज़ आपको नहीं आती है एंटीबॉडीज के टाइप्स, उनके ऊपर फोकस किया। लास्ट में मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ भैया, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। अब स्ट्रक्चर कैसा है वो आप समझिए। एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये तो जानते हो एंटीबॉडीज क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, तभी तो इतनी देर से हम उनको क्या कह रहे हैं? IG कह रहे हैं। तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वास्तव में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है बेसिकली, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऑलराइट, एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन मतलब एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन रिस्पांस टू एंटीजन ऑफ फॉरेन बॉडीज। याद रखना, जैसे ही कोई एंटीजन शरीर के अंदर आता है, कोई भी फॉरेन एजेंट आता है, तो उसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप क्या प्रोड्यूस होती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। तो एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन रिस्पांस टू सम एंटीजन और द फॉरेन बॉडी, ठीक है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की यदि मैं बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट अ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, यदि मैं एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। कितनी होती है भाई? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। अभी डायग्राम बताऊंगा मैं आपको पूरा। इसमें से 2 तो छोटी श्रृंखलाएं होती है जिनको कि हम लाइट चेन कहते हैं। 2 छोटी श्रृंखलाएं कौन सी? एक ये रही भाई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों लाइट चेन है, समझना, ये दोनों लाइट चेन है। और 2 क्या होती है? लॉन्गर चेन्स होती है, 2 बड़ी चेन्स होती है। एक ये वाली, देखो मेरे हाथ की तरफ देखो, एक ये वाली और एक ये वाली। तो 2 तो हो गई हैवी चेन। तो ये दोनों तो क्या हो गई भाई? हैवी चेन। और ये दोनों जो है वो क्या हो गई? लाइट चेन्स हो गई, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? H2L2 मतलब 2 तो हैवी चेन, 2 लंबी वाली हैवी चेन, 2 लाइट वाली लाइट चेन। अब एक खास बात जो शायद आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं है, आप अभी एक हैवी चेन को देखो, आप हैवी चेन को देखना, यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए हैवी चेन को। एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं, ध्यान रखना। ये हैवी चेन का ये वाला जो हिस्सा है, देखो ये वाला यहाँ से, जिसको मैंने कलरफुल नहीं बना रखा है, वो तो है इसका कांस्टेंट क्षेत्र, कांस्टेंट रीजन, राइट, जिसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। और ये वाला जो इसका क्षेत्र है, ये वाला डॉटेड क्षेत्र, ये वाला, ये वेरिएबल रीजन है। ये क्या है? वेरिएबल रीजन है, चेंज होता है, ठीक है। ये वेरिएबल रीजन है, समझ में आ रहा है। जैसे ये हैवी चेन है तो इसका ये वाला बताओ क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? कांस्टेंट रीजन। और ये वाला जो है वो क्या हो गया? वेरिएबल रीजन। इसी तरीके से ये वाली चेन का क्या हो गया? ये कांस्टेंट रीजन और ये वेरिएबल रीजन। लाइट चेन में भी ऐसा ही होता है, जिस तरीके से हैवी चेन के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ये देखो,
ये लाइट चेन है, तो लाइट चेन का ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है ये तो हो गया वेरिएबल रीजन, और ये जो नीचे वाला रीजन है ये वाला, ये हो गया कांस्टेंट रीजन। इधर भी देख लो, ये वाला जो नीचे वाला है ये कांस्टेंट रीजन है, और ये जो ऊपर वाला है ये वेरिएबल रीजन है, ठीक है। और नेचुरली की एंटीबॉडी है तो इसके ऊपर ये वाली जो साइट है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, राइट। इसी साइट से कौन जुड़ता है, एंटीजन जुड़ता है, इसी साइट पर आकर एंटीजन जुड़ता है। और बताओ जल्दी से, एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सुना है कभी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और एंटीबॉडी उस एंटीजन को फिर क्या कर देगा, किल कर देगा। वापस से बोल रहा हूँ, एंटीजन यहां पर आकर जुड़ता है, तो जब एंटीबॉडी से जुड़ता है तो क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या कहा मैंने, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, क्लियर। और आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको एंटीबॉडी का, ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसा दिख रहा है भाई। एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा, मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है, कैसा है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है। और एक और चीज, एंटीबॉडीज को रिलीज कौन करती है, बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज को कौन रिलीज करती है, बी लिम्फोसाइट। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूजन मत करना, क्लैरिफाई कर देता हूं, एंटीबॉडीज आर रिलीज्ड बाय बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। यानी कि बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स और प्लाज्मा सेल से सेक्रेट होती है। वास्तव में बी सेल ही ट्रांसफॉर्म होकर और क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल। बी सेल्स आर ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, तो कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। बी सेल्स ही ट्रांसफॉर्म होकर और क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल्स बनाती है। तो एंटीबॉडीज आर रिलीज्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। अब आ जाते हैं खास बात, यहां पर ध्यान देना, दो हैवी चेन्स आपस में कैसे जुड़ी हुई है। क्या कहा मैंने, दो हैवी चेन्स आपस में कैसे जुड़ी हुई है, तो देखो यहां पर देखो, टू डाइसल्फाइड बॉन्ड आल्सो लिंक टू हैवी चेन। ये जो दो हैवी चेन है इनको लिंक करने वाली कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। वापस से बोल रहा हूं, टू डाइसल्फाइड बॉन्ड लिंक टू हैवी चेन। दो हैवी चेन्स को लिंक करने वाले कौन है, ये देखो ये वाले, ये क्या है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और अ डाइसल्फाइड बॉन्ड जॉइंस लाइट चेन विथ हैवी चेन। लाइट चेन को हैवी चेन से जोड़ने वाला यहां पर देखो क्या है, ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इसी तरीके से इस हैवी चेन को इस लाइट चेन से बाउंड करने वाला कौन है, कौन है भाई बोलो, दैट इज सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो डाइसल्फाइड लाइट चेन को हैवी चेन से जोड़ने के लिए, लाइट चेन को हैवी चेन से जोड़ने के लिए एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये देखो, लाइट चेन को हैवी चेन से जोड़ने के लिए एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, लेकिन दो हैवी चेन्स को जोड़ने के लिए कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, क्लियर है। अच्छा, लास्ट में अब एक और चीज देख लो, मैं लास्ट में एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कभी भी कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको ना है, मॉलिक्यूलर वेट की दृष्टि से यदि देखोगे तो IgA टाइप की जो एंटीबॉडी पढ़ाई उसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,70,000। IgD जो पढ़ाया उसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,85,000। IgE टाइप की जो एंटीबॉडी पढ़ाई है उसका मॉलिक्यूलर वेट था 1,88,000, क्योंकि ये तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ना, प्रोटीन है, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,46,000, 1,46,000। तो ये लाइटेस्ट, मैंने ये मॉलिक्यूलर वेट क्यों पढ़ाया, इस बात को समझाने के लिए कि लाइटेस्ट कौन है और हैवीएस्ट कौन है। लाइटेस्ट एंटीबॉडी यदि कोई है तो वो कौन है, IgG टाइप की है, 1,46,000 है। आप देखो सब उससे ज्यादा है। और हैवीएस्ट कौन सी है, 9,60,000, क्योंकि एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होती है तो उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। IgM का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 9,60,000। कितना है भाई, 9,60,000। तो हैवीएस्ट एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर वेट की दृष्टि से देखें तो IgM टाइप है, और लाइटेस्ट यदि एंटीबॉडी देखें मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ के ऊपर तो कौन सी है, IgG टाइप की है। आर यू गेटिंग और नॉट। सो ये था हमारा आज का वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, जिसको कि हमने डिटेल में पढ़ा है। इस वीडियो जो आज पढ़ाया मैंने, इसके स्क्रीनशॉट मैंने वीडियो के एंड में दे दिए ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स मेंटेन कर पाए। तो इसी तरीके से आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं, वो देते रहिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। अभी तकरीबन मैंने 800 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। कोशिश करूँगा
कि और ढेर सारे वीडियोस आपके लिए, नए नए वीडियोस हम लोग लेकर आए। ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आते हैं, मैं उनके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वीडियोस लेकर आऊँ, लंबे बड़े वीडियोस लेकर आऊँ, जंबो वीडियोस लेकर आऊँ, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। मेरा एक ही ध्येय है कि आप लोग अपने 11th क्लास, 12th क्लास या नीट जो है बोर्ड के अंदर आप 100 आउट ऑफ 100 लाओ, नीट के अंदर आप लोगों का सिलेक्शन हो। बहुत सारे टीचर्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे पेशेंस से सुनते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। कई सारे जो टीजीटी दे रहे हैं, रीट का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सीएसआईआर नेट के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सभी लोग वीडियोस को देख रहे हैं और भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जो कमेंट करते हो, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही कमेंट है जो कि मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं रात को जग कर भी आपके लिए वीडियो बनाऊं। मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। कभी इंग्लिश का या कभी हिंदी का वीडियो कोई एक आधा कम आ जाए तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन बस एक ही मन में है कि हम खूब सारा अच्छा पढ़ाएं। सो धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।